हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ील। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनकी पढ़ाई हो नहीं रही है या उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना फार्मैक में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ना पैथो में। माइक्रो तो समझ में ही नहीं आ रहा, माइक्रो में मार्क्स भी नहीं आ रहे। या उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि मेरे 6 महीने एकदम वेस्ट हो चुके हैं, मैंने सेकेंड ईयर को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया, अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी कैसे क्रैक करूँगा मैं या करूँगी, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है, ये वीडियो है उनके लिए। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो बोल लो या थोड़ा रियलिटी बेस्ड या थोड़ा ट्रिक बेस्ड कि कैसे आप अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ। 100% एफिशिएंसी आप दिखा सकते हैं, कैसे आपको ऐसा लग सकता है कि आप मतलब पढ़ रहे हैं कुछ। कई बार हम लोग पढ़ते हैं पर हमें ऐसा फील ही नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसा ही बोलते हैं कि यार आज पता ही नहीं चला पूरा दिन कब चला गया, या मैंने क्या पढ़ाई की मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, बस मैं सिर्फ वीडियो देख रहा था, नोट्स लिख रहा था, पर मेरे को कुछ पता नहीं चला। तो ये उनके लिए है। ठीक है, मैं वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हो उसके रिगार्डिंग बात करूँगी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। अभी फार्माकोलॉजी में जैसा कि सब बोलते हैं कि एएनएस जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो और जनरल फार्मैक वो बेस है। अगर वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे के चैप्टर्स आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, थोड़े या बोल सकते हैं 50 से 75% डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब तक अगर आपने शुरुआत नहीं की है पढ़ाई की, तो सबसे पहले आप एएनएस एंड जनरल फार्मैक को ख़त्म कीजिए। वो दोनों चैप्टर्स आप गोल्ड स्टैंडर्ड बुक केडीटी में से ही पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्विच करनी है बुक तो शानबाग आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी भी ऐसा ही रेकमेंड करूँगी कि आप केडीटी को ही कंटिन्यू करें। पर अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि पूरी बुक नहीं ख़त्म होगी, तो आप ये दोनों चैप्टर्स एएनएस एंड जनरल फार्मेक ये दोनों पढ़ने के बाद आप स्विच कर सकते हैं शानबाग के ऊपर। ठीक है, अभी कैसे पढ़ना है, तो एएनएस और जनरल फार्मेक पढ़ने के बाद आप हर ड्रग की जो भी इम्पॉर्टेंट ड्रग, सपोज आप डायूरेटिक्स वाला जैसा मैंने पढ़ा है, डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार क्लिक हो गया तो उसके बाद तो क्या करना है, आपको रिपीटेडली सिर्फ नाम ही बोलने हैं। उसके नाम याद कैसे रहेंगे ड्रग्स के, तो एक कैटेगरी सपोज क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में एक में 5-6 नाम है, उसका एक कॉलम है उसमें 5-6 नाम है, तो उसको रिपीटेडली बोलिए। आप अपने दोस्त को 2-3 बार सुनाइए, अपने घर वालों के सामने बोलिए, कुछ भी करके उसका इतना रिपीटेशन कीजिए कि आपको ऐसे बैठ जाए नाम। क्योंकि इसके अलावा तो किसी के पास कोई ट्रिक नहीं है। कई बार कैसा होता है, हम ट्रिक बनाते हैं फिर हम ट्रिक ही भूल जाते हैं। तो ड्रग्स तो बाजू में रहे, उसको ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें, वो फालतू चीज़ें करनी ही नहीं है। स्ट्रेट अवे हमें 1-2 बार या 5-6 बार, जितनी बार आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी बार में रिवाइज, कितनी बार में याद रहेगा, कितनी बार में रिकॉल होगा। क्योंकि रिकॉल ही मेन चीज़ है। आप सब पढ़ लेंगे पर अगर एग्ज़ाम में आपको रिकॉल ही नहीं हुआ तो मतलब ही नहीं है, मार्क्स कम ही आएंगे फिर। ठीक है, तो फार्मैक तो ऐसे ही पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका ना कोर से, कोर इन द सेंस कि बहुत ही ऐसे बेसिक से उठाइए। कई बार क्या करते हैं लोग, 1-2 चैप्टर्स बेसिक से उठाते हैं तो उसमें ज़्यादा दिन लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर पीछे के चैप्टर्स में डायरेक्टली वो रट्टाफिकेशन पे आ जाते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। तो आफ्टर आई गेस 3-4 मंथ्स अगर वो बंदे को पूछे तो उसको वो रिकॉल, जिसमें ज़्यादा टाइम उसने दिया था, बेसिक वाला जो चैप्टर था, बेसिक से जो चैप्टर उठाया था, वो उसको अच्छे से याद होगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें उसने रट्टा मारा था। तो ये सब रट्टाफिकेशन मत कीजिए। ठीक है, जिसको जितना टाइम देना है उसको उतना देना ही पड़ेगा। फार्मैक टाइम अच्छा खासा मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन लास्ट के 10 डेज पढ़ेंगे और हो जाएगा। हाँ, पास शायद हो जाओगे, पर
बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए या अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा शुरुआत से पढ़ो, ऐसा नहीं कि लास्ट 10 डेज पे छोड़ दिया। ठीक है, कमिंग टू पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग ऐसा बोलते हैं कि पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी वो दोनों ही इंटरनल मेडिसिन जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है उसका बेस है, तो वो नहीं छोड़ सकते आप, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितना आप वेटेज फार्मैक को दे रहे हो या जितना आप अपना टाइम फार्मैक को दे रहे हो, मैं कहूँगी उतना ही आप नियरली पैथो को दो। ठीक है, अभी पैथो पढ़नी कैसे है, पैथो समझ में नहीं आती, पैथो में इंटरेस्ट नहीं आता, रॉबिन्स देख के ही ऐसे नींद आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी डिजीज़ है तो आप सबसे पहले उसकी एपिडेमियोलॉजी या उसके कॉजेज़ या उसके फैक्टर्स वो सब पढ़े बिना वो सबको देखना ही नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कि पेशेंट आएगा तो पेशेंट कौन सी कंप्लेंट्स लेके आएगा, पेशेंट के प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा। मतलब कि पेशेंट आएगा, पेशेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे SLE है या मुझे कैंसर है या मुझे कौन सा सिकल सेल एनीमिया है, ऐसा पेशेंट नहीं बोलेगा। पेशेंट उसकी कंप्लेंट्स लेके आएगा। पेशेंट ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को एडिनोकार्सिनोमा है, उसको तो पता भी नहीं है एडिनोकार्सिनोमा का क्या मतलब है। समझ रहे हो? मतलब आपको जो देखना है, जो पेशेंट आएगा आपको डायग्नोस करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले फोकस कीजिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसी भी डिजीज़ का, लेट्स से सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, SLE, हाँ SLE जिसको बोलते हैं, उसकी बात करती हूँ मैं। उसमें एक प्रेजेंटिंग फीचर है कि पेशेंट बटरफ्लाई शेप का पैच उसका फॉर्म हो जाता है फेस पे। ठीक है, तो पेशेंट ऐसा दिखेगा आपको। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये इसमें ऐसा दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा वो डिज़ीज़ में। तो आप फिर ये सोचोगे कि ऐसा पेशेंट आया, अभी डायग्नोसिस के लिए मैं क्या करूँ। तो आप क्या करोगे, आप अभी उसके टेस्ट पढ़ोगे। तो एक फर्स्ट काम हमारा था, शुरुआत हमने इनिशिएट कैसे किया, हमने सबसे पहले उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको खुद ही इंटरेस्ट आगे आ जाएगा कि अभी यार मैंने क्लिनिकल फीचर्स तो देख लिए, अभी मैं इसको डायग्नोस कैसे करूँगा, मैं कौन से इसको टेस्ट बोलूँगा करवाने के लिए जिससे मैं कंफर्म कर सकूँ कि हाँ ये पेशेंट को यही है। तो आप उसके टेस्ट के ऊपर जाओगे। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट के बाद आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स, कि टेस्ट तो बोल दिए मैंने, पर पता तो चलना चाहिए ना कि माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगा। पता चला कि आपने कॉजेज पढ़ दिए, आपने एपिडेमियोलॉजी पढ़ ली कि कहाँ पे ये डिजीज़ प्रेवलेंट है, ये वो एक्सेट्रा, आपको ना उसकी पैथोजेनेसिस पता है ना उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पता है। ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले उसके फीचर्स देखने हैं, क्लिनिकल फीचर्स, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स एंड साइंस, कि क्या पेशेंट लेके आएगा, साइंस एंड सिम्टम्स क्या आपको अपीयर होंगे। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस के लिए आप कौन से टेस्ट करवाओगे, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप पढ़ोगे। ठीक है, ग्रॉस भी माइक्रोस्कोपिक भी। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद जाना है पैथोजेनेसिस के ऊपर, कि भाई कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है वो, और कैसे हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो आप पैथोजेनेसिस पे उसके कॉजेस, उसके फैक्टर्स, वो सब पढ़ोगे। और इसके बाद अगर टाइम बच गया तो आपको एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है कि ये कौन से कंट्रीज़ या कौन से रीजन उसमें प्रेवलेंट है, किस में प्रेवलेंट है, मतलब मेल्स में, फीमेल्स में, यंगर चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, ठीक है, ओल्ड एज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब लास्ट में पढ़ना है। एपिडेमियोलॉजी तो पढ़नी नहीं होती, पर अगर पढ़नी हो तो लास्ट में। सबसे पहले आप क्लिनिकल फीचर्स से स्टार्ट करोगे तो क्या है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ ये पेशेंट ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आपको एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये मैं सिस्टमिक पैथोलॉजी की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो आई गेस मैं सिस्टमिक पैथोलॉजी जनरल की बात नहीं करी कि जनरल कैसे पढ़नी है, वो नहीं, जनरल तो पूरा पूरा पढ़ना है। पर जनरल अगर पढ़ ली है उसके बाद की बात कर रही हूँ कि सिस्टमिक कैसे पढ़नी है। ठीक है,
तो सिस्टमिक में सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एंड लास्ट में उसकी फिर पैथोजेनेसिस, कॉजेज, फैक्टर्स एक्सेट्रा, एंड लास्ट में एपिडेमियोलॉजी। ऐसे पढ़ोगे आप किसी भी बुक से, चाहे आप रॉबिन्स से पढ़ो, चाहे आप रामदास से पढ़ो, चाहे आप हर्ष मोहन से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, पर पैथोलॉजी को ऐसे ही पढ़ना है, सिस्टमिक तो खास। और इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बेस है इंटरनल मेडिसिन का, ये और फार्मैक। अगर इन दोनों को छोड़ दिया ना तो आगे जाके दिक्कत आएगी, आगे फिर पढ़ना पड़ेगा, और तभी टाइम बहुत ही लिमिटेड है, तभी बहुत लिमिटेड होगा। तो अभी टाइम मिला है तो अभी पैथोलॉजी को भी उतना ही टाइम दो जितना फार्मैक को दे रहे हो, ठीक है। कमिंग टू थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अक्सर लोगों को बोरिंग लगता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, उसमें ऐसा लगता है कि यार कितने सारे नाम है और सब ऐसे मिक्स हो रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं इतना कहूँगी कि माइक्रोबायोलॉजी को आप हर रोज़ 1 घंटा दीजिए, ठीक है। और कैसे उसको पढ़ना है, तो सबसे पहले जो बेसिक से चैप्टर है जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाला चैप्टर है बैक्टीरिया का, वो पूरा अच्छे से कर लीजिए। वो एक बार अपनी टिप्स पे हो गया आपको, तो फिर बाद में किसी भी डिजीज़ की लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो आएगी पीछे के चैप्टर्स में सिस्टमिक में, वो इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि आपको कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ेंगे। एक ही आपको एफर्ट डालना है, बैक्टीरिया की लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाला चैप्टर जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी में दिया है, अपूर्व शास्त्री बुक की बात कर रही हूँ मैं, उसमें से अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए, वो अच्छे से एकदम समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि माइक्रो में देखिए मेरे पास भी कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी, या ऐसी कोई टिप नहीं है जो मैं आपको बोलूँगी और आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब एक चीज़ है कि यार अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में ही हूँ, तो मेरे को भी पढ़ना है। तो मेरी भी लिमिटेशंस है कि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। और माइक्रो ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं वही चीज़ें बोलूँगी जो टेक्स्ट बुक में दी है, ठीक है। या मतलब उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो, या कुछ ऐसे मैकेनिज्म टाइप नहीं है। उसमें क्या है, फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ें हैं कि हाँ ये बैक्टीरिया है, इसका नाम ये है। अभी उसमें उसका नाम नहीं बदल सकते ना हम, ठीक है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस मैं क्यों करने को बोल रही हूँ याद, या क्यों उसको पढ़ने को बोल रही हूँ, क्योंकि वो अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो माइक्रोबायोलॉजी वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सैंपल ले रहे हो, क्या कर रहे हो उस सैंपल के साथ, ठीक है। कौन से उसमें जार में ले रहे हो, फिर कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, उनको ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब है। वो अगर आपको केस देंगे तो केस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो ऐसे प्रेजेंट करके देंगे, आपको लिखने ही नहीं है। वो डायरेक्टली पूछेंगे, क्वेश्चन कहाँ पे आएगा कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखो, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ जो वो क्वेश्चन में पूछेंगे, वही करने को बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे टाइफॉइड की बात करें या एंट्रिक फीवर की बात करें, तो क्वेश्चन में लिख के आएगा कि पेशेंट को स्टेप लेडर लाइक फीवर पैटर्न ऑब्जर्व हो रही है, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि एंट्रिक फीवर की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ऐसे ही पूछेंगे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखो, तो सैल्मोनेला टाइफी से होता ही है, तो बैक्टीरिया की ही लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखनी है। पर इन जनरल आपको बैक्टीरिया वाली आ गई तो फिर ऐसे जो डिजीजेस है उसकी ईजिली हो जाएगी, इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो समरी मैं दे देती हूँ एक बार तीनों सब्जेक्ट्स की कि कैसे पढ़ना है। फार्मैक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है, एएनएस और जीपी होने के बाद, जनरल फार्माकोलॉजी होने के बाद हर एक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है, ठीक है। केडीटी यूज़ कर सकते हो, शानबाग भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छी किताबें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केडीटी पढ़ के गए तो ही मार्क्स आएंगे, केडीटी पढ़ के जाएंगे तो ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, पर जो बुक करो फिर एक ही करना, ऐसा नहीं कि बीच में स्विच कर रहे हो या लास्ट मोमेंट पे स्विच कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, पैथोलॉजी कैसे पढ़ना है। पैथोलॉजी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करना है और एंड करना है एपिडेमियोलॉजी पे। टेक्स्ट बुक में एकदम ऑपोजिट दिया है, उसमें उन लोगों ने एपिडेमियोलॉजी से स्टार्ट किया है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं जागेगा। तो ऐसे करना है, जैसा मैंने बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से शुरू करना है,
ठीक है, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो, उसमें भी रॉबिन्स, रामदास, हर्षमोहन, कोई सी भी। ठीक है, माइक्रो में तो दो ही है, अनंत नारायण एंड अपूर्व शास्त्री। मोस्टली अपूर्व शास्त्री लोग यूज़ करते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेबोरेटरी डायग्नोसिस वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। बैक्टीरिया वाला तो रट लो, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बैक्टीरिया वाला तो रट ही लो। बैक्टीरिया की लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।